गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ अभिषेक मिश्रा इंटरैक्टिंग विथ यू ऑल। कल हम लोगों ने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे बेस्ड ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो आपका शेड्यूल्ड लगा हुआ है पीसीएस का, यूपीएससी का, उसके प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन के लिए आपके प्रैक्टिस के लिए ये सीक्वेंस हम लोगों ने शुरू किया है। आज इस सीक्वेंस में हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कवर अप कर ले जाएं और अधिक से अधिक क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व करने की पोजीशन में हों। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट के ऊपर पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। Which article of Indian Constitution says that there shall be the President of India? तो अगर आप प्रेसिडेंट के टॉपिक को देखें तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है, भाग 5 है, वो द यूनियन से रिलेटेड है, संघ से रिलेटेड है। और इस संघ का जो हेड होता है हमारे देश में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 को अगर आप देखें, आर्टिकल 52, तो आर्टिकल 52 में साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52, दैट इज़ द राइट आंसर इज दिस C1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आर्टिकल 52 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। पार्ट 5 में यूनियन आता है और यूनियन की शुरुआत जो होती है वो प्रेसिडेंट से होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया है वो भारत के राष्ट्रपति हैं। Now moving to the next question, that is your question number 2. Who participates in the presidential election? Who participates in the presidential election? Means भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन कौन लोग भाग लेते हैं, कौन कौन लोग वोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पार्टिसिपेट पूछ रहा है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं अगर हम इसको डिस्कस करें तो आप पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 54 एज वेल एज आर्टिकल 55 ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन आता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कौन कौन लोग मिलके करेंगे। 55 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन का एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस बताया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किस पद्धति से होगा, किस प्रोसेस से होगा। तो अगर हम लोग आर्टिकल 54 को डिस्कस करें और आप 54 में देखें कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेशन का जो राइट है वो बेसिकली 2 लोगों को दिया गया है, एक MPs को दिया गया है और एक MLAs को दिया गया है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सांसद लोग और विधायक लोग वोट देते हैं, आम जनता वोट नहीं देती। आम जनता वोट नहीं देती है, इसीलिए राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है हमारे देश में वो इनडायरेक्ट होता है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड MPs एंड MLAs दे पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। ना अगर हम MP की बात करें तो आप पाएंगे कि MP आपको लोकसभा में एज वेल एज राज्यसभा में मिलते हैं। Now in Lok Sabha you have 2 types of MPs. One you will have elected as well as you will have nominated. In Rajya Sabha as well you have 2 types of MPs. One is elected and the second is nominated.
एक आपके निर्वाचित होते हैं और एक आपके मनोनीत होते हैं। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 54, ओनली elected MPs of Lok Sabha, only elected MPs of Lok Sabha, only elected MPs of Raj Sabha and MLAs, they participate in president's election. As well as when we say that MLAs participate in president's election, so MLAs of those Vidhan Sabha also participate which are in union territories. जो यूनियन टेरिटरीज़ की विधानसभाएं होती हैं उनके विधायक भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो जब आप यूनियन टेरिटरीज़ की बात करेंगे कि यूनियन टेरिटरीज़ में विधानसभा कहाँ कहाँ पर हैं, तो आप देखेंगे कि यूनियन टेरिटरीज़ में विधानसभाएं मेनली आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश में मिलेंगी, वन इन योर दिल्ली एंड सेकेंड इज इन योर पौंडीचेरी। तो अगर हम लोग ऑप्शन वाइज चलते हैं तो आप देखेंगे कि पहला विकल्प कह रहा है elected members of both the houses of the parliament, elected members of both the houses, elected members of both the houses. Now both the houses of the parliament, option is saying elected members of both the houses of the parliament, elected and nominated members of state assemblies, members of all union territories and all of the above. Now see, nominated members they don't participate, मैंने just अभी आपको बताया, केवल elected members ही participate करते हैं, ये मैंने आपको बताया। members of all union territories ये participate नहीं करते, क्योंकि केवल उन्हीं यूनियन टेरिटरीज के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे जहाँ पर विधान सभा होती है। तो विधान सभाएँ पार्टिसिपेट करती हैं बट दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा भी पार्टिसिपेट करेगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। सो द राइट ऑप्शन इज दिस A1, दैट इज योर elected members of both the houses of parliament. Now see, elected members of both the houses of the parliament. Now both the houses of the parliaments what? Both the houses of the parliament means your Lok Sabha as well as your Raj Sabha. और लोकसभा और राज्यसभा के केवल इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मीन्स व्हाट क्वालिफिकेशन अ पर्सन शुड हैव टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर एक व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? यहाँ पे योग्यताओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए है 35 इयर्स ऑफ एज, ऑप्शन बी कह रहा है ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड मेंबर्स एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, ओनली ए एंड सी, ओनली ए एंड सी। नो सी, जब हम प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जब भारत के राष्ट्रपति की योग्यता की बात आएगी, एलिजिबिलिटी की बात आती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर हो जानी चाहिए, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन मस्ट हैव द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोक सभा, टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोक सभा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। So this option is wrong. So 35 years of age, must have completed 35 years of age, this option is correct. Must be a citizen of India, this option is also correct. So A and C both are correct. So option D is correct. Now moving to the next question. Question number 4. Which of the following statement is wrong? इसमें से कौन सा कथन गलत है?
Elected and nominated members of the state legislative assemblies participate in presidential election. Elected and nominated members of state legislative assemblies participate in presidential election. The union executive includes the president, vice president, the prime minister, attorney general of India. Impeachment may be initiated against the president for breach of constitution. Article 56 envisages the tenure of the president. Now it's very simple question. क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है. पहला विकल्प है, पहला ऑप्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के. तो मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है. सेकंड चेक कर लेते हैं. द यूनियन एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द अटॉर्नी जनरल. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो पार्ट 5 जब आप पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव को तो उसमें ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं. इम्पीचमेंट मे बी इनिशिएटेड, इम्पीचमेंट may be initiated against the president for breach of the constitution. For breach of the constitution means for the violation of the constitution. breach का मतलब होता है उल्लंघन. And article 56 envisages the tenure of the president. 56 बताता है कि भारत के राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल होगा. So option C is also correct कि राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगता है जब वो संविधान का वायलेशन करते हैं. और आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का टेन्योर है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? सो द राइट ऑप्शन इज योर ए स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिस A1. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 54 कह रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. 54 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन आता है. 55 में मैनर ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन आता है. 60 में प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट आता है. 123 प्रेसिडेंट्स पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस आता है. नाउ सी आर्टिकल 54 इज प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, इट इज करेक्ट. आर्टिकल 55 मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इट इज ऑल्सो करेक्ट. इसी 54 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में बताया गया है कि कौन कौन लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. तो मैंने आपको बताया कि MPs एज वेल एज MLAs दे पार्टिसिपेट. जब हम आर्टिकल 55 की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम की बात हो जाती है. आर्टिकल 60 कहता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट. दिस इज रॉन्ग. नॉट आर्टिकल 60. impeachment, this impeachment is related, or this impeachment comes in article 61. Article 61 is related to impeachment. And article 123, it is the president's power to issue an ordinance. So this is correct. So यहाँ पर कौन सा गलत सुमेलित है? So the right answer is your this C1. So the right option हो जाएगा C. Now moving to the next question. That is your question number 6. Which article of the Indian Constitution, which article of the Indian Constitution envisages that there shall be an attorney general? वन लाइनर क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है. पीसीएस के एग्जाम में ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि भारत में अटॉर्नी जनरल होगा. तो अगर आप पार्ट 5 को अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया जब आप पार्ट 5 जाते हैं तो उसमें हम यूनियन को स्टडी करते हैं, संघ को. जब आप इस संघ कार्यपालिका को पढ़ते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे द यूनियन को, तो द यूनियन में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं. जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल है. तो ये जो अटॉर्नी जनरल है आपका, इसका जो आर्टिकल है that comes in article 76.
So the right option over here or in this question is B, that is Article 76. Now next question, that is question number 7. How can the post of president be vacant? भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो कैसे खाली हो सकता है, कैसे रिक्त हो सकता है, कैसे वेकेंट हो सकता है? ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, जब उसका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाए, बाय हिज रेजिग्नेशन, जब वो रिजाइन कर दे, ओनली ऑन द कमेंसमेंट ऑफ इम्पीचमेंट इन राज्यसभा, ओनली ए एंड बी। तो देखिए राष्ट्रपति का जो पद होता है वो वैकेंट कैसे कैसे हो सकता है, उसके कुछ जो है ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो कैसे वैकेंट हो सकता है राष्ट्रपति का? जब उसका टेन्योर समाप्त हो जाए, बिल्कुल सही है। जब वो अपना कार्यकाल पूरा कर ले 5 साल का, वो रिज़ाइन कर देता है, अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो भी हो जाता है, और अगर उनके ऊपर इम्पीचमेंट आ जाता है, महाभियोग आ जाए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है कि यहाँ पर इम्पीचमेंट की बात है। लेकिन इस ऑप्शन में ये गलत दिया हुआ है कि ओनली इन दी राज्यसभा, दिस वर्ड, ये जो राज्यसभा वाला जो वर्ड आ गया है यही इसको गलत कर दे रहा है। क्योंकि जो इम्पीचमेंट होता है that can be commenced, that can be introduced in either of the houses, either in the Lok Sabha or in the Raj Sabha, या वो लोकसभा में आ सकता है और इन राज्यसभा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, दैट इज डी, दैट इज ओनली ए एंड बी। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति जो है, ही इज द हेड ऑफ मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशंस ऑफ SC and STs. President can declare any era as scheduled era. Any area, sorry, not era. President can declare any area as scheduled area. Very sorry. Parliament can declare any area as scheduled area. President of India chooses the chairman of the Finance Commission. कौन सा कथन इसमें से गलत है आपको बताना है। तो President is the head of military forces. This statement is true. भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ कमीशन ऑन SC and ST, इट इज ऑल्सो करेक्ट। पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज द पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया is not with the parliament, that lies with the president of India. So this statement is correct, this option is correct. Now moving to the next question, question number 9. In which of the following article provision of national emergency is declared? तो आर्टिकल पूछ रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल का, दैट इज आर्टिकल 352। नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप जाते हैं तो आप जब इमरजेंसी पढ़ते हैं, अगर आप इमरजेंसी को देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इमरजेंसीज का आपको जिक्र मिलेगा। संविधान में 3 तरह के आपातकाल बताए गए हैं। नाउ वन इज़ योर नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, सेकेंड इज़ योर स्टेट इमरजेंसी, एंड थर्ड इज़ योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। Now this national emergency comes in Article 352, state is in 356, and financial is in 360. So the right option is 352, that is B1. Okay. Now next question, question number 10. Impeachment of the president can be initiated in, भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, जो impeachment लगेगा, जो ये impeachment आता है, it can be initiated in only in Lok Sabha, only in Raj Sabha, in either house of the parliament or the Supreme Court. तो राष्ट्रपति पर जो impeachment लगता है that comes in Article 61, और Constitution कहता है that it can be introduced in any house. Any house का मतलब चाहे आप उसको लोकसभा में लाइए और चाहे आप उसको राज्यसभा में लाइए। राष्ट्रपति पर जब impeachment लगेगा, महाभियोग लगेगा, तो उस प्रोसेस को शुरू करने के लिए हमको
1/4 मेजॉरिटी से उसको इंट्रोड्यूस कराना होगा। और जब सपोज करिए फॉर एग्जांपल अगर उसको हम लोकसभा में लेके आते हैं तो लोकसभा के मेंबर्स में से 1/4 मेंबर उसकी परमिशन देंगे और 14 डेज पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचना दी जाती है। मान लीजिए लोकसभा में आया तो लोकसभा में उसको पास कराने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 बहुमत। और जैसे ही 2/3 मेजॉरिटी मिलती है लोकसभा से वो पास हो जाएगा। देन इट गोज़ टू दी अदर हाउस। और जब दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगते हैं वाइल इंट्रोड्यूसिंग इम्पीचमेंट उसकी जांच होती है। और अगर यहाँ से भी वो पास हो गया तो प्रेसिडेंट शैल बी इम्पीच्ड। तो उसको आप शुरू कहीं भी कर सकते हैं, इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, लेकिन वो पास दोनों से होना चाहिए, बोथ दी हाउसेस। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो C1 होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द एलिजिबिलिटी टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज आर्टिकल राइट आंसर इज 35। मीन्स राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए द पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35। So the right answer is this D1. The next question, who is regarded as the head of the Indian state? किसको भारतीय राज्यों का मुखिया कहा जाता है, इंडियन स्टेट का हेड कहते हैं? तो द राइट आंसर इज दिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है प्रेसिडेंट को। ही इज़ द हेड ऑफ द यूनियन, वो भारतीय संघ के मुखिया हैं, ही इज़ द हेड ऑफ द यूनियन। सो द राइट आंसर इज योर प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर कैरीड आउट अंडर हुज नेम? सरकार के जो कार्यपालकीय कार्य होते हैं वो किसके नाम के तहत होते हैं? सो द आंसर इज प्रेसिडेंट। क्लियर? अगर आप आर्टिकल 53 देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल दी एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, all the executive powers of the union shall be vested with the president of India, shall be vested with the president of India. Now see, all the executive powers are with the president, so the right answer is president. सारे काम भारत में जितने भी कार्य होते हैं वो सब काम राष्ट्रपति के ही नाम पे होते हैं। Now next question, question number 14. Now who among the following is not direct, who among the following does not directly participate in the election of the president, या is not directly participating in the election of the president? पूछ रहे हैं कौन से लोग हैं जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये बेसिकली प्रेसिडेंट के इलेक्शन से आया हुआ है, और प्रेसिडेंट का एरिया या पार्लियामेंट का एरिया एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का एरिया होता है वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहे हैं द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, the elected members of the Lok Sabha and Raj Sabha, the elected members of legislative assemblies, the elected members of legislative assemblies of Union Territories of Delhi and Pondicherry, both elected and nominated members of State Legislative Council। मैंने आपको बताया जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। पहले तो आप इसको ध्यान रखिए, इलेक्टेड पार्टिसिपेट करते हैं, नो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ
पार्लियामेंट एंड ऑफ विधान सभा। नाउ पार्लियामेंट का मतलब हो गया दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। So the first option, elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha, is correct. Now the elected member of Legislative Assembly is also correct. Now see, a Legislative Assembly, that is Vidhan Sabha, it is also correct. Elected members of Legislative Assemblies of the Union Territory of Delhi and Pondicherry, it is also correct. I have told you in previous question, in last question, that Vidhan Sabha means not only Vidhan Sabha of states, but also of Delhi and Pondicherry. So this statement is also correct. Now the last option is both elected and nominated members of state legislative council. Now see, in president's election, members of Vidhan Sabha participate. This Vidhan Sabha participates. Vidhan Parishad, this Vidhan Parishad does not participate. Now Vidhan Parishad means state legislative council. तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ये डी वाला हो जाएगा कि ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द ऑफिशियल टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस? वेरी सिंपल, पूछ रहे हैं राष्ट्रपति का जो टर्म होता है वो ऑफिशियली कितने साल का होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है हमारे देश में वो बेसिकली 5 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the maximum numbers of the term that a president can hold for the office of the president? हमारे देश में कोई एक व्यक्ति कितने टर्म के लिए कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? 2 टर्म ले सकता है, नो लिमिट, सिंगल टर्म, 3 टर्म। तो आपको शायद पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति का जो पद होता है उसके साथ एज सच कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। सो द राइट आंसर इज नो लिमिट। आप नंबर ऑफ टाइम प्रेसिडेंट इंडिया के बन सकते हैं। अमेरिका में होता है कि एक व्यक्ति जो है वो 2 टर्म का ही राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे देश में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। सो द ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज द शेड्यूल्ड एरिया? किसके पास ये अधिकार है कि वो शेड्यूल्ड किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करे? प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास, या चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के पास? तो एक लास्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो प्रेसिडेंट किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज ट्रू अबाउट द मनी बिल्स? धन विधेयक के बारे में क्या सही है? इन्होंने धन विधेयक से क्वेश्चन एक पूछा है। हालांकि ये क्वेश्चन धन विधेयक से है बट इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन से रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि मनी बिल जब पेश होता है तो उसमें भी भारत के राष्ट्रपति का एक रोल रहता है, एक भूमिका रहती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हैं आप देखेंगे अगर, तो ऑप्शन कह रहे हैं दे मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, दे कैन ओरिजिनेट इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। सो व्हाट इज़ ट्रू रिगार्डिंग मनी बिल? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बिल्स के बारे में पढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स आते हैं। तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है दैट इज़ नोन एज मनी बिल। ये मनी बिल जो होता है जब इसको पेश किया जाता है तो ये पार्लियामेंट में पेश होगा, लेकिन पार्लियामेंट में ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है और लोकसभा से पास होने के बाद ये सिर्फ 14 दिनों के लिए राज्यसभा में जाता है। इट गोज़ टू राज्यसभा ओनली फॉर 14 डेज। जब सरकार ये मनी बिल लाती है तो मनी बिल को पेश करने से पहले प्रायर परमिशन ली जाती है ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे कह रहे हैं इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, दिस इज करेक्ट। इट कैन ओरिजिनेट इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, so it can originate in both the houses of the parliament, this is wrong. Okay, so which one is true? So the answer is this, A1 is correct. Now moving to the next question, question number 19, what is the meaning of the term veto? veto शब्द का क्या अर्थ होता है? जो veto शब्द है
इस वीटो शब्द का क्या अर्थ होता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है प्रेसिडेंट के टॉपिक में, दैट इज वीटो। वीटो का मतलब होता है ना कहना, टू से नो। तो वीटो मीन्स व्हाट, सपोर्ट, डबल, फॉरबिड और डिसाइड। तो आंसर इज फॉरबिड। जब हम प्रेसिडेंट के वीटो की पावर को डिस्कस करते हैं 111 जब डिस्कस करते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीटो पावर दी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर एब्सोल्यूट वीटो, योर suspensive veto you can say, or you can say suspension veto, and then last is your pocket veto. Okay, एक और veto होती है that is known as qualified veto, qualified veto। लेकिन हमारे देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये क्वालिफाइड वीटो नहीं होता। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंशन एंड दिस पॉकेट वीटो। तो वीटो का मतलब होता है फॉरबिड, ना कहना। प्रेसिडेंट वीटो का इस्तेमाल करते हैं इन रिलेशन टू एनी बिल। जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है तो वो उस पर वीटो यूज कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वीटो पावर इज नॉट ग्रांटेड टू दी प्रेसिडेंट। देखिए वही क्वेश्चन लास्ट 19 क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग वीटो पावर इज नॉट ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट। इसमें से कौन सा वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है, एब्सोल्यूट, पॉकेट, क्वालिफाइड और सस्पेंसिव। सो दिस क्वालिफाइड वीटो इज नॉट विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस क्वालिफाइड वीटो इज विद द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। हमारे देश में राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो पावर है, पॉकेट वीटो पावर है और सस्पेंसिव है। एब्सोल्यूट वीटो पावर प्रेसिडेंट डायरेक्ट ना कह देते हैं किसी बिल को, ही स्ट्रेट अवे रिजेक्ट्स एनी बिल। पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी बिल को अपने टेबल पर रख लेते हैं और अपना जो स्टैंड होता है उसको क्लियर नहीं करते, ही नाइदर साइंस द बिल नॉर ही रिजेक्ट्स द बिल। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी बिल को अपने पास होल्ड कर लेते हैं फॉर सर्टेन टाइम पीरियड और फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं, दैट इज नोन एज सस्पेंसिव। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वीटो के पावर पर एज सच कोई टाइम लिमिट या एज सच कोई समय सीमा नहीं दी हुई है, देयर इज नो टाइम लिमिट कि प्रेसिडेंट कितने दिनों तक वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर दी क्वेश्चंस, आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल होंगे। हम लोग आगे नेक्स्ट सीरीज में फिर प्रेसिडेंट के टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।